अभी भी एक मूवी आई है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। इसको बनाया है क्रिस्टोफर नोलन ने और ये कहानी आधारित है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ पे, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया था। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको इस पिक्चर की शॉर्ट में कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इस पिक्चर में दिखाया है वो कितना एक्यूरेट है, मतलब वो सच में भी हुआ था कि नहीं। ये जो मूवी है ये आधारित है एक बुक पे जिसका नाम है अमेरिकन प्रोमीथियस। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। कहानी शुरू होती है साल 1926 से, जब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का एक साइंटिस्ट है जो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और वो फिजिक्स में लैब वर्क कर रहा है और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है लैब का काम करने में। तो उसका जो प्रोफेसर है, उसका ट्यूटर, वो उसको बहुत डांट रहा है कि तू क्यों ढंग से काम नहीं कर रहा है, तुझे काम करना चाहिए। और ओपेनहाइमर अपने प्रोफेसर से इतनी नफरत करता है कि जब कोई भी उसके कमरे में नहीं होता तो जाता है और अपने प्रोफेसर के डेस्क से एक एप्पल उठाता है और उसमें इंजेक्शन लगा देता है जहर का। उसके बाद ऑब्वियसली उसको पछतावा होता है और वो एप्पल को कचरे में फेंक देता है। उसके बाद वो जाता है जर्मनी में पीएचडी करने के लिए और वो डिसाइड करता है कि उसको क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करना है और उसी के बारे में आगे लोगों को पढ़ाना है। और इसीलिए वो वापस जाता है अमेरिका, जहां पे क्वांटम फिजिक्स को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। तो उसने डिसाइड किया कि इसी फील्ड में मुझे पढ़ाई करनी है और लोगों का इंटरेस्ट जगाना है। इसी पीरियड के दौरान इसकी मुलाकात होती है बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट से, और एक औरत जिसका नाम जीन टैटलॉग था, वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। उससे इसकी मुलाकात होती है, इनमें मोहब्बत होती है, इनका अफेयर चलने लगता है। बट उसके बाद ओपेनहाइमर की मुलाकात होती है एक दूसरी औरत से जिसका नाम कैथरीन था, और फिर इन लोगों में मोहब्बत होती है और फिर ये शादी कर लेते हैं। इसी सब के दौरान अखबार में खबर आती है कि जर्मनी में दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक एटम को स्प्लिट कर दिया है। जब ये न्यूज पूरी दुनिया के सामने आई तो दुनिया एकदम हैरान हो गई, क्योंकि उस समय लगता था कि एटम को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। बट इस न्यूज के बाद ओपेनहाइमर के मन में आता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, इस साइंस को यूज करके एक बॉम्ब बनाया जा सकता है। और उसका शक ये था कि जर्मनी के पास एक साइंटिस्ट ऐसा है जो इस फील्ड में जिसको बहुत नॉलेज है, उसका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। और उसको ये डाउट था कि वही बंदा इस बॉम्ब को बनाएगा जर्मनी के लिए, नाजी जर्मनी के लिए, जिनको ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्ट की थी। तो ये तय करने के लिए कि जर्मनी से पहले अमेरिका के पास एटम बॉम्ब हो, इस वजह से यूएस आर्मी का एक कमांडर जिसका नाम लेस्ली ग्रोव्स था, वो आता है ओपेनहाइमर से मुलाकात करता है और कहता है ओपेनहाइमर को कि मुझे एक पूरी टीम बनानी है साइंटिस्ट की जो ऐसा बॉम्ब हम लोग को बना के दे। और वो बहुत बातें करता है ओपेनहाइमर के साथ और फाइनली वो सिलेक्ट कर लेता है ओपेनहाइमर को इस बॉम्ब को बनाने के लिए। ये जो पूरा बॉम्ब बनाने का जो प्रोजेक्ट था, इसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ये बहुत कमाल की बात है कि बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन क्यों है, तो इसकी भी एक अलग कहानी है, उसके उन्होंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये डिसीजन बनाने से पहले कि ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाना चाहिए कि नहीं, बहुत डाउट था लेस्ली ग्रोव्स के मन में कि ये बंदा कहीं जासूस तो नहीं है, क्या इसका इतना उठना बैठना है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ, तो क्या उनको बता तो नहीं देगा। बट जो भी हो, वो सेलेक्ट करते हैं ओपेनहाइमर को और फिर लेस्ली ग्रोव्स और ओपेनहाइमर पूरे देश भर में जाके जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हमको जाना है न्यू मैक्सिको में, लॉस एलमोस नाम की एक जगह है, वहां पे एक बड़ी सी लैब बना रहे हैं, हम एक छोटा सा शहर बना रहे हैं जहां पे हम रहेंगे और इस बॉम्ब को रह के वहां पे डेवलप करेंगे। तो जब ये पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है और काम करना शुरू करते हैं तो इनको रियलाइज होता है कि ये बॉम्ब बनाने में काफी टाइम लगेगा। ये जो पूरा बॉम्ब बनाने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो उसमें से एक साइंटिस्ट ये कहता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमको लग रहा है कि जब ये फिशन रिएक्शन होगा और ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो इतना बड़ा हो सकता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें आग लग सकती है और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो ओपेनहाइमर को लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो इस बात पे राय लेने के लिए वो जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन के पास, जो एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर। और उनसे पूछता है वो कि आपको लगता है कि हम इस बॉम्ब को अगर डेटोनेट करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो क्या अर्थ पूरी तरह से तबाह हो सकती है। अब ये लोग बॉम्ब बना ही रहे थे, बट उसी के दौरान ये खबर आती है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है और वर्ल्ड वॉर 2 जो यूरोप में चल रहा था वो अब खत्म हो गया। तो जितने भी साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में, अब वो सोचने लगते हैं कि क्या हमको अब इस बॉम्ब को एक्चुअली बनाना चाहिए क्या, क्योंकि जर्मनी ने तो सरेंडर कर ही दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमको इस पे काम नहीं करना चाहिए, बट कुछ लोगों का ये मानना था, इंक्लूडिंग ओपेनहाइमर, उन लोगों का ये मानना था कि अभी जापान ने सरेंडर नहीं किया है, उनको भी हराना है। तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि जापान वैसे भी हारने वाला है, तो उनको हराने के लिए इतना बड़ा, इतना खतरनाक बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। तो इसी की वजह से ओपेनहाइमर और उसकी जो पूरी साइंटिस्ट की जो टीम है, उनमें डिस्कशंस होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बट फाइनली डिसीजन यही होता है कि हम वो बॉम्ब बनाएंगे। और जुलाई 16 साल 1945 को इस बॉम्ब को वो लोग
डेटोनेट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये बॉम्ब एक्चुअली काम करता है कि नहीं, और इस टेस्ट का नाम दिया गया था ट्रिनिटी टेस्ट। जिस दिन ये बॉम्ब डेटोनेट किया गया था, टेस्ट किया गया था, ये सक्सेसफुल हो गया था, उसी दिन जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, उनके जो लीडर्स थे वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यूरोप में, पोट्सडैम में। तो वहां पे ये लोग इन्फॉर्म करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि भाई हाँ, हमने ये जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल कर लिया है, यानी अब अमेरिका के पास एक एटम बॉम्ब है। अभी भी साइंटिस्ट लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद से इस बॉम्ब की अनाउंसमेंट के बाद जापान डर जाएगा और सरेंडर कर देगा, बट जापान सरेंडर नहीं करता है, और इसीलिए अगले महीने 6 अगस्त 1945 को ये एटम बॉम्ब जो है वो हिरोशिमा में गिरा दिया जाता है। फिर भी जापान सरेंडर नहीं करता है। 9 अगस्त को एक दूसरा बॉम्ब नागासाकी में गिराया जाता है, और 6 दिन के बाद 15 अगस्त को जापान कह देता है कि अब वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। ऑब्वियसली एटम बॉम्ब का बहुत बड़ा रोल था इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए और जापान में जीत हासिल करने के लिए। इसीलिए इस बॉम्ब के सक्सेसफुल यूज के बाद ओपेनहाइमर की रेपुटेशन एकदम बढ़ जाती है। सब लोग उसको वाहवाही दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और ओपेनहाइमर एक स्पीच देता है इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद। वो स्पीच देते समय कहता है कि बहुत सही हुआ कि हमने इस बॉम्ब को बनाया, और जापानीज लोग को अच्छा नहीं लगा होगा, और मुझे बस यही मन में बहुत गिला शिकवा यही है कि हमने बॉम्ब जल्दी नहीं बनाया, नहीं तो हम जर्मनी पे भी इस बॉम्ब को यूज कर सकते थे। तो जब वो स्पीच दे रहा था तो जो पूरी जनता थी उसके सामने, वो एकदम खुश हो रही थी कि अरे क्या बात है, सब ताली बजा रहे थे। बट ऐसा दिखाया है कि अंदर ही अंदर ओपेनहाइमर को बहुत बुरा लग रहा था। उनको लग रहा था कि ये उन्होंने बहुत गलत चीज कर दी है, एक ऐसा बॉम्ब बना के जिससे पूरी सिटीज तबाह हो सकती हैं, और कॉन्स्टेंटली उनको अपने आप पे, अपने एक्शंस पे डाउट हो रहा था। बट इस सब के बावजूद वो जनता के सामने ऐसे दिखा रहे थे कि उन्होंने बहुत सही काम किया। अब ओपेनहाइमर एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, और वो मिलने के लिए जाते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन से। और जब हैरी ट्रूमन उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि भाई आप तो सेलिब्रिटी बन गए, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो ओपेनहाइमर उनको भी बताते हैं कि उनको बहुत पछतावा है कि उन्होंने इतनी भयंकर खतरनाक चीज दुनिया के कुछ लोगों के हाथ में दे दी है। तो ट्रूमन इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि अरे मुझे लग रहा था कि ये तो खुश होगा कि इसने इतना सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लिया है, इसने बॉम्ब बना दिया है। बट ट्रूमन डांटते हैं ओपेनहाइमर को और कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि जिसने बॉम्ब बनाया उसको लोग याद करेंगे कि जिसने बॉम्ब को गिराया है उसको लोग याद करेंगे, और तुम अपने आप को बहुत बड़ी बात समझो मत, जो भी है डिसीजन वो हम लोग का है। और ये बोल के अमेरिकन प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर को अपने रूम से निकाल देते हैं, क्योंकि अब ओपेनहाइमर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जितनी भी अमेरिका में पॉलिसीज बन रही थी, उन सारी पॉलिसीज में बहुत बड़ा हाथ होता था ओपेनहाइमर का। अगर ओपेनहाइमर ने कहा कि ये होना चाहिए तो उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाता था। तो इसी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा था कि एक दूसरे अमेरिकन गवर्नमेंट के एक पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था लुईस स्ट्रॉस। उन्होंने कुछ रेकमेंड किया अपनी सरकार के लिए कि हमको ऐसा करना चाहिए, और ओपेनहाइमर ने उसका विरोध किया। और अब लुईस स्ट्रॉस को लगने लग गया कि जब तक ओपेनहाइमर का ऐसा सेलिब्रिटी स्टेटस रहेगा तब तक उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए लुईस स्ट्रॉस ने यह डिसाइड किया कि जो ओपेनहाइमर के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस था, जिस क्लियरेंस को यूज करके वो अमेरिका की टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बातें कर पाते हैं, वो क्लियरेंस उनसे छीन लिया जाए। तो ये जो पूरी एक हियरिंग चली जिसमें ये डिसाइड करना था कि क्या ओपेनहाइमर को वो क्लियरेंस दिया जाना चाहिए, उस हियरिंग ने डिसाइड किया कि ओपेनहाइमर के बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कम्युनिस्ट हैं, तो शायद ओपेनहाइमर भी कम्युनिस्ट होंगे। और ऐसा भी कहा गया कि ओपेनहाइमर गद्दार हैं, वो जासूस हैं सोवियत यूनियन के, और इसी वजह से उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो उनसे छीन लिया गया। और अब गवर्नमेंट की जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीजें थी उनसे बाहर कर दिया गया ओपेनहाइमर को। ये 1954 में हुआ था। इसके बाद 1959 में जब ये बंदा लुईस स्ट्रॉस का जब एक हियरिंग हो रही थी जिसमें यह डिसाइड करना था कि उसको सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए कि नहीं, उस हियरिंग में लोगों ने आके गवाही दी लुईस स्ट्रॉस के अगेंस्ट, और यह कहा कि इस बंदे ने जानबूझ के ओपेनहाइमर को बदनाम किया और उससे सिक्योरिटी क्लियरेंस छीना। इस बंदे को ये पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनने वाले थे लुईस स्ट्रॉस, वो नहीं बन पाए, और इस प्रकार जो उन्होंने ओपेनहाइमर के साथ किया था उसके बदले में उनको भी अपनी पोजीशन गंवानी पड़ी। और लास्ट में ओपेनहाइमर को इस पूरी चीज में एक हीरो माना गया और लुईस स्ट्रॉस को विलन दिखाया गया। ये तो इस पिक्चर की शॉर्ट में कहानी थी। अब हम बात करते हैं इस पिक्चर में जो जो दिखाया है वो कितना हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, क्या वो सच में हुआ था कि नहीं। पहली चीज, बिल्कुल स्टार्टिंग में इस पिक्चर में दिखाया है कि ओपेनहाइमर के जो गुरु थे, उनके जो ट्यूटर थे, वो उनको बहुत डांटते थे कि तुम एक्सपेरिमेंट वाले काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, तुम थ्योरी ही करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट भी सीखो। इस वजह से ओपेनहाइमर बहुत नाराज होते थे अपने ट्यूटर से कि ये मुझे बिना मतलब की पुश करता रहता है। इसी वजह से गुस्से में आके ओपेनहाइमर ने उनका एक सेब लिया, और जब रूम में कोई भी नहीं था तो उसमें इंजेक्शन लगा दिया
जहर का। बट बाद में ओपेनहाइमर को पछतावा हुआ और उन्होंने वो एप्पल लेके फेंक दिया कचरे में। ये चीज एक्चुअली हुई थी। ओपेनहाइमर ने अपने ट्यूटर को मारने की कोशिश की थी जहर देके, बट ये ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ा नहीं गया था, उनको पकड़ भी लिया गया था। और फिर वहां की जो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज हैं वो चाहती थी कि ओपेनहाइमर को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर केस चलाया जाए, बट ओपेनहाइमर के पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने इस चीज को रफा दफा करवा दिया और यूनिवर्सिटी ने कहा कि ठीक है, इन पे नजर रखी जाएगी और हम इनको इसी शर्त पे छोड़ेंगे कि ये जाके साइकेट्रिस्ट से मिलके उनसे सेशंस लें और अपने दिमाग को ठीक करें। दूसरी बात, हालांकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे ओपेनहाइमर, बट अमेरिका का जो पूरा आइडिया था कि हमको भी न्यूक्लियर रिसर्च करके एटम बॉम्ब बनाना चाहिए, ये शुरू तब हुआ था जब जर्मनी में दो साइंटिस्ट ने एटॉमिक फिशन को अचीव कर लिया था। मतलब उन्होंने एक लैब में एटम को स्प्लिट कर लिया था। उसके बाद अमेरिका के अंदर दो ऐसे साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन और ज़िलार्ड। इन दोनों ने मिलकर एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को और उनको दरख्वास्त की थी कि अब जर्मनी में उन्होंने एटम को स्प्लिट कर लिया है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो एक बॉम्ब बना सकते हैं, तो हमको भी ये चीज करनी चाहिए ताकि जर्मनी से पहले हम बॉम्ब बना लें। और इसी के बाद फिर रूजवेल्ट ने शुरुआत की थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की और उसी के अंतर्गत फिर ये पूरा प्लान बन के मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना था, जिसका डायरेक्टर बनाया गया था ओपेनहाइमर को। नंबर 3, मूवी में दिखाया गया है कि ओपेनहाइमर का क्रश था एक ऐसी औरत पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, जीन टैटलॉक। ये रियलिटी में भी हुआ था, इनका अफेयर चला था टैटलॉक के साथ और जब शादी हो गई थी ओपेनहाइमर की उसके बाद भी ये लोग मिले थे, पर अल्टीमेटली टैटलॉक ने सुसाइड कर ली थी, जो कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट है। नंबर 4, इस मूवी में एक सीन है जहां पे ओपेनहाइमर आके बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से और उनसे पूछते हैं कि हमको ये डाउट हो रहा है कि हमने जब ये एटम बॉम्ब बना दिया और उसको हम जब टेस्ट करेंगे तो ये बॉम्ब इतना बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए कि एटमॉस्फेयर में आग लग जाए और पूरी जो दुनिया है, पूरी धरती है, वो जल ना जाए। इस सीन को लेके बहुत मिली जुली बातें हैं, क्योंकि हालांकि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जानते तो थे आइंस्टीन को, बट उनकी जो दोस्ती है, उनकी घनिष्ठता हुई थी इस एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट के बाद। तो इसीलिए हिस्टोरियंस का यह मानना है कि यह बहुत अनलाइकली है कि उस टाइम आइंस्टीन के साथ जाके ओपेनहाइमर ने इस बारे में चर्चा की होगी। नंबर 5, जो कि सबसे बड़ी बात है इस पिक्चर की, जिस बात को लेके इस पिक्चर को इतनी हाइप मिली, क्या इस पिक्चर में जो एक्सप्लोजन दिखाया है, एटॉमिक एक्सप्लोजन, क्या वो सच में हुआ था? क्या सच में क्रिस्टोफर नोलन ने एक्सप्लोजन किया है? नहीं, ये एक्सप्लोजन एक एक्चुअल एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक नॉर्मल ही एक्सप्लोजन था। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन इस बात को लेके बहुत फेमस है कि वो अपनी मूवीज में सीजीआई का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्होंने बहुत कठिन कठिन सीन है जो उन्होंने एक्चुअली शूट किए हैं। फॉर एग्जांपल डार्क नाइट राइजेस में जो दो प्लेन्स जो टूट रहे हैं, वो सीन एक्चुअली उन्होंने शूट किया है, कोई सीजीआई नहीं है। टेनेट मूवी में उन्होंने एक एक्चुअल प्लेन को ब्लास्ट करवा दिया था। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं, तो शायद से वो एटॉमिक एक्सप्लोजन भी रियल हो, बट वो रियल नहीं है। इनफैक्ट जब क्रिस्टोफर नोलन से पूछा गया कि आपने सच में एटॉमिक एक्सप्लोजन किया क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इस बात के लिए आभारी हूं कि जनता को लगता है कि मैं इतनी मेरी औकात है कि मैं एटॉमिक एक्सप्लोजन करवा सकता हूं, बट नहीं, ये असली नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि पिक्चर बनाने के लिए इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं करना चाहिए। तो ये जो एक्सप्लोजन है वो इतना अच्छा दिखता है स्क्रीन पे, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसका रीजन ये है कि उन्होंने बहुत इमर्सिवली उस एक्सप्लोजन को शूट किया है और बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। यानी जब वो एक्सप्लोजन पिक्चर में होता है तो एक्सप्लोजन के साथ आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, बहुत देर बाद आवाज सुनाई पड़ेगी, और एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था। जितने रियल लाइफ के जो उसके विटनेसेस हैं जिन्होंने ये एक्चुअल ट्रिनिटी टेस्ट का एक्सप्लोजन देखा था, वो कहते हैं कि ये सीन बिल्कुल सटीक दिखाया है क्रिस्टोफर नोलन ने। इनफैक्ट ट्रिनिटी टेस्ट के समय जो एक्चुअल एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था उसकी क्लिप मौजूद है इंटरनेट पे, अभी आपको स्क्रीन पे वो क्लिप नजर आ रही होगी। उसी एक्सप्लोजन के दौरान एक छोटा सा सीन दिखाया है कि रिचर्ड फाइनमैन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको दिखाया कि जब वो एक्सप्लोजन देख रहे हैं तो वो कार में अपने कार के अंदर बैठ के देख रहे हैं। ये भी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रिचर्ड फाइनमैन ऐसा कहते थे, उन्होंने खुद कहा था कि जब उन्होंने एक्सप्लोजन देखा तो उनको ऐसा लगता था कि पूरे जितने भी लोग एक्सप्लोजन देख रहे हैं उन सब में अकेले फाइनमैन ऐसे इंसान है जिन्होंने काला चश्मा नहीं लगाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बिल्कुल रियल एक्सप्लोजन देखें, और इसीलिए वो कांच के पीछे कार के अंदर बैठे थे ताकि वो यूवी रेस से बच पाए। नंबर 6, इस मूवी में दिखाया है कि ये जो पूरी एक ट्राइब्यूनल हुआ ओपेनहाइमर के खिलाफ और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया, क्या ये सच में हुआ था? जी हां, ओपेनहाइमर से उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी उनकी पोजीशंस थी वो सब उनसे छीन ली गई थी।
और उनके पास अब कोई अधिकार नहीं था कि वो अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। जब ये एक्शन लिया गया था ओपेनहाइमर के खिलाफ तो इस बात का साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी अप्रोर हुआ था, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, बट उनसे क्लियरेंस छीन ही लिया गया था। नंबर 7, इस मूवी में दिखाया है कि ओपेनहाइमर ने जब ये टेस्ट सक्सेसफुली किया और हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद ओपेनहाइमर को बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या ये बना दिया है। ये भी बिल्कुल सही दिखाया है। ओपेनहाइमर एक्सप्लोजन के बाद से ही इस बात को बोलने लग गए थे कि हमको न्यूक्लियर आर्म रेस नहीं करनी चाहिए, सब लोग बॉम्ब बनाते रहेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इतना बड़ा रोल निभाया था और वो खुद ही कह रहे थे कि ये अब हमको नहीं बनाना चाहिए। और शुरू में इसीलिए जब अमेरिकन हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाह रहे थे तो ओपेनहाइमर भी उसके अगेंस्ट थे कि हमको हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। नंबर 8, इस मूवी में एक सीन है जहां पे लुई स्ट्रॉस ये कह रहे हैं कि उनको रेडियो आइसोटोप्स को बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट उनका विरोध कर रहे हैं ओपेनहाइमर, और ओपेनहाइमर कह रहे हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि लुई स्ट्रॉस के मन में बहुत नफरत पैदा हो गई थी ओपेनहाइमर के लिए। तो रियलिटी में हुआ ये था कि इस सारे रिसर्च के बाद जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था, उसके बाद अमेरिकन के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि जो उनके पास रेडियो आइसोटोप्स हैं, क्या उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए बाकी कंट्रीज में, यूरोप में या एशिया में। इस चीज का विरोध कर रहे थे लुई स्ट्रॉस। वो चाह रहे थे कि अगर हमने अपने रेडियो आइसोटोप्स बाकी लोगों को एक्सपोर्ट किए तो हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड नॉलेज उनको दे रहे हैं, और हमको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी देश की सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बट ओपेनहाइमर का ये मानना था कि हमने जितना भी रिसर्च किया है, हमारे पास आइसोटोप्स हैं, हमको बाकी कंट्रीज का शेयर करना चाहिए, इससे सब लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और सब लोग बड़े बड़े वेपन्स बनाने से डरेंगे। और ओपेनहाइमर ने इसी हियरिंग के दौरान यह भी कहा था कि रेडियो आइसोटोप्स इलेक्ट्रॉनिक्स से कम इंपॉर्टेंट है बट सैंडविचेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सीन पिक्चर में भी है। रियलिटी में ओपेनहाइमर ने सैंडविच नहीं कहा था, उन्होंने विटामिन्स कहा था। नंबर 9, इस मूवी में दिखाया है कि जब लुई स्ट्रॉस की अपनी एक सेनेट हियरिंग हो रही थी जहां पे ये डिसाइड करना था कि क्या इनको सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए। इस हियरिंग में फाइनली लुई स्ट्रॉस हार गए और उनको सेनेट ने कहा कि नहीं, तुमको हम सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स नहीं बनाएंगे। ये भी बिल्कुल सही दिखाया है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर और उन्होंने रेकमेंड किया था कि लुई स्ट्रॉस को सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए, बट जब सेनेट के सामने बात आई तो उन्होंने स्ट्रॉस को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रॉस को बहुत सारे और रीजंस की वजह से भी रिजेक्ट किया गया था, बट उसमें ओपेनहाइमर वाला जो रीजन है, जो ओपेनहाइमर से उन्होंने दुश्मनी निकाली, वो रीजन काफी बड़ा था। अगर ओवरऑल मैं कहूं तो ये मूवी काफी बेहतरीन लेवल पे हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। इवन छोटी छोटी चीजें भी हैं, उनका भी ध्यान रखा है नोलन ने, और जो उन्होंने अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनाया है वो ना सिर्फ हिस्टोरिकली एक्यूरेट है बट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी है। नोलन ने ये जो मूवी लिखी है ये एक बुक पे आधारित है। उस बुक का नाम है अमेरिकन प्रोमीथियस। उस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पिक्चर को देखते समय एक और बात आप नोटिस करेंगे कि कुछ सीन्स पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में है और कुछ कलर्ड में है। तो इसके बारे में नोलन का ये कहना है कि जो कलर्ड में सीन्स है, ये सीन्स ओपेनहाइमर के सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से हैं। मतलब ओपेनहाइमर को क्या लग रहा था, उनके नजरिए से चीजें कैसी हो रही थी। और ब्लैक एंड व्हाइट में जो सीन्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब उसमें ओपेनहाइमर का पर्सपेक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल फैक्ट्स जिस तरह से हुए उसको दिखा रहे हैं, और लुई स्ट्रॉस का पर्सपेक्टिव उनकी तरह से दिखाया गया है। और उन्हीं सीन्स में आप जनरली लुई स्ट्रॉस को बार बार देखेंगे। एक और जरूरी बात मैं कहूंगा इस पिक्चर से रिलेटेड, ये मूवी ओपेनहाइमर जो उसका नाम दिया गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मूवी एटॉमिक बॉम्ब के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये ओपेनहाइमर के बारे में। कैसे उनको सेलेक्ट किया गया इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, और कैसे उन्होंने ये टेस्ट सक्सेसफुली किया, और उसके बाद कैसे उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया और उनकी काफी बेइज्जती की गई। अगर आप ये मूवी ये सोच के देखने जा रहे हैं कि इसमें वॉर सीन्स होंगे और हिरोशिमा और नागासाकी पे कैसे बॉम्ब गिराए गए वो दिखाया गया होगा, बिल्कुल गलत। ये सब कुछ भी इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिनिटी टेस्ट दिखाए गए हैं, और जो नागासाकी और हिरोशिमा की बॉम्बिंग है उनके बारे में सिर्फ बताया गया है। वो सीन्स कुछ भी नहीं है। ओवरऑल इस पिक्चर में कहीं पे भी कोई भी वॉर का सीन नहीं दिखाया। आपको ये पिक्चर कैसे लगी? जो भी इस पिक्चर में दिखाया है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या आपको समझ में आया? जो जो इसमें सीन्स दिखाए हैं क्या आपको उसका साइंस जो है वो आपको समझ में आ रहा था? ये सब कुछ मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको इस पिक्चर की जो एक्चुअल कहानी है उसके बारे में पढ़ना है तो बुक पढ़ सकते हैं आप, अमेरिकन प्रोमीथियस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।